जय हिंद, वंदे मातरम। आज मैं आप लोगों को हमारे देश के महान कहानीकार मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी जिसका नाम है लेखक, मैं आज आपको भाग 2 सुनाने जा रही हूँ। संध्या का समय है। प्रवीण जी अपनी फटी पुरानी अचकन और सड़े हुए जूते और बेढंगी सी टोपी पहने घर से निकले। खामे खा बागड़ू उचक्के से मालूम होते थे। डील डॉल और चेहरे मोहरे के आदमी होते तो इस ठाट में भी एक शान सी लगती, लेकिन स्थूलता स्वयं रोब डालने वाली वस्तु है। पर साहित्य सेवा और स्थूलता में विरोध है। अगर कोई साहित्य सेवी मोटा ताजा डबल आदमी है तो समझ लो उसमें माधुर्य नहीं, लोच नहीं, हृदय नहीं। दीपक का काम है जलना। दीपक वही लबालब भरा होगा जो जला न हो, फिर भी वह अपने आग में अकड़ जाते हैं। एक अंग से गर्व टपक रहा है। यो घर से निकलकर वह दुकानदारों से आंखें चुराते थे, गलियों से निकल जाते थे, पर आज वह गर्दन उठाए उनके सामने से जा रहे हैं। आज वह उनके तकाजों का जवाब देने के लिए तैयार हैं। पर संध्या का समय है। हर एक दुकानदार के ग्राहक पर बैठे हुए हैं। कोई उनकी तरफ नहीं देखता। जिस रकम को वह अपनी हीनावस्था में दुर्विचार समझते थे, वह दुकानदारों की निगाह में इतनी जोखिम न थी कि एक जाने पहचाने आदमी को सरे बाजार टोकते, विशेषकर जब वह आज किसी से मिलने जाते हुए मालूम होते थे। प्रवीण ने एक बार सारे बाजार का चक्कर लगाया, पर जी न भरा। तब दूसरा चक्कर लगाया, पर वह भी निष्फल। तब वह खुद हाफिज समद की दुकान पर जाकर खड़े हो गए। हाफिज जी विसाते का कारोबार करते थे। बहुत दिन हुए प्रवीण इस दुकान से एक छतरी ले गए थे और अभी तक दाम न चुका सकते। प्रवीण को देखकर बोले, महाशय, अभी तक छतरी के दाम नहीं मिले। ऐसे 150 ग्राहक मिल जाए तो दिवाला हो जाए। अब तो बहुत दिन हुए। प्रवीण की बाछे खिल गई। दिल की मुराद पूरी हुई। बोले, मैं भूला नहीं हूँ हाफिज जी। इन दिनों काम इतना ज्यादा था कि घर से निकलना मुश्किल था। रुपए तो नहीं हाथ आते, पर आपकी दुआ से कदर सिनासों की कमी नहीं। 2-4 आदमी घेरे रहते हैं। इस वक्त भी राजा साहब अजी वही जो नुक्कड़ वाले बंगले में रहते हैं, उन्हीं के यहाँ जा रहा हूँ। दावत है। रोज ऐसा कोई न कोई मौका आता ही रहता है। हाफिज समद प्रभावित होकर बोला, अच्छा, आज राजा साहब के यहाँ तशरीफ लेने जा रहे हो? ठीक है, आप जैसे बाकमालों की कदर रईस ही कर सकते हैं, और कौन करेगा। सुभान अल्लाह। अगर कोई मौका हाथ आ जाए तो गरीबों को न भूल जाइएगा। राजा साहब की अगर इधर निगाह हो जाए तो फिर क्या पूछना। एक पूरा विसात तो उन्हीं के लिए चाहिए। 2.5-3 लाख सालाना की आमदनी है। प्रवीण को 2.5-3 लाख कुछ तुच्छ जान पड़े। जवानी जमा खर्च है तो 10-20 लाख कहने से क्या हानि। बोले, 2.5-3 लाख। आप तो उन्हें गालियां देते हैं। उनकी आमदनी 10 लाख से कम नहीं है। एक साहब का अंदाजा तो 20 लाख का है। इलाका है, मकानात है, दुकानें हैं, ठेका है, अमानती रुपए हैं, और फिर सबसे बड़ी सरकार बहादुर की निगाह है। हाफिज ने बड़ी नम्रता से कहा, यह दुकान आपकी है जनाब, बस इतनी ही अर्ज है। अरे मुरादी, जरा 2 पैसे के अच्छे से पान बना लाओ आपके लिए। आइए 2 मिनट बैठिए, कोई चीज पसंद हो तो दिखाऊं। आपसे तो घर का वास्ता है। प्रवीण ने पान खाते हुए कहा, इस वक्त जो मुआफा रखिए, वहां देर होगी, फिर कभी हाजिर होऊंगा।
यहाँ से उठकर वह एक कपड़े वाले की दुकान के सामने रुके। मनोहर दास नाम था। इन्हें खड़े देखकर आंखें उठाई। बेचारा इनके नाम को रो बैठा था। समझ लिया शायद इस शहर में है ही नहीं। समझा रुपए देने आए हम। बोले, भाई प्रवीण जी, आपने तो बहुत दिनों से दर्शन ही नहीं दिया। रुको भाई, कई बार भेजा मगर प्यादे को आपके घर का पता ही न मिला। मुनीम जी, जरा देखो तो आपके नाम क्या है। प्रवीण के प्राण तकाजों से सूख जाते थे, पर आज वह इस तरह खड़े थे मानो उन्होंने कवच धारण कर लिया है, जिस पर किसी अस्त्र का आघात नहीं हो सकता। बोले, जरा इन राजा साहब के यहाँ से लौट आऊं तो निश्चिंत होकर बैठूं। इस समय जल्दी में हूँ। राजा साहब पर मनोहर दास के कई हजार रुपए आते थे, फिर भी उनका दामन न छोड़ता था। 1 के 3 वसूला करता। उसने प्रवीण जी की ऊंची श्रेणी में रखा, जिनका पेशा रईसों को लूटना है। बोला, पान तो खाते जाइए महाशय। राजा साहब 1 दिन के हैं, हम तो 12वें मास के हैं भाई। कुछ कपड़े दरकार हो तो ले जाइए। अब तो होली आ रही है, मौका हो तो जरा राजा साहब से खजांची से कहिएगा, पुराना हिसाब बहुत दिन से पड़ा हुआ है, अब तो सफाई हो जाए। हम सब ऐसा कौन सा नफा लेते हैं कि 2-2 साल हिसाब ही न करते हों। प्रवीण ने कहा, इस समय तो पान वान रहने दो भाई, देर हो जाएगी। जब उन्हें मुझसे मिलने का इतना शौक है और मेरा इतना सम्मान करते हैं, तो अपना भी धर्म है कि उनको मेरे कारण कष्ट ना हो। हम तो गुड़ ग्राहक चाहते हैं, दौलत के भूखे नहीं हैं। कोई अपना सम्मान करे तो उसकी गुलामी करें। अगर किसी को रियासत का घमंड हो तो हमें उसकी परवाह नहीं। प्रवीण जी राजा साहब के विशाल भवन के सामने पहुंचे तो दिए जल चुके थे। अमीरों और रईसों की मोटरें खड़ी थी। वर्दीपोश दरबान द्वार पर खड़े थे। एक सज्जन मेहमानों का स्वागत कर रहे थे। प्रवीण जी को देखकर वह जरा झिझके, फिर उन्हें सिर से पांव तक देखकर बोले, आपके पास नवेद है? प्रवीण की जीभ में नवेद था, पर इस भेदभाव पर उन्हें क्रोध आ गया। उन्हीं से क्यों नवेद मांगा जाए, औरों से भी क्यों न पूछा जाए। बोले, जी नहीं, मेरे पास नवेद नहीं है। अगर आप अन्य महाशयों से मांगते हो तो मैं भी दिखा सकता हूँ, वरना मैं इस भेद को अपने लिए अपमान की बात समझता हूँ। आप राजा साहब से कह दीजिए प्रवीण जी आए थे और द्वार से लौट गए। नहीं नहीं महाशय, अंदर चलिए, मुझे आपसे परिचय न था। बेअदबी माफ कीजिए, आप ही ऐसे महानुभावों से तो महफिल की शोभा है। ईश्वर ने आपको वह वाणी प्रदान की है, उसका क्या कहना। इस व्यक्तित्व ने प्रवीण को कभी न देखा था, लेकिन जो कुछ उनसे कहा वह हर एक साहित्य सेवी के विषय में कह सकते हैं, और हमें विश्वास है कि कोई साहित्य सेवी इस दाद की उपेक्षा नहीं कर सकता। प्रवीण जी अंदर पहुंचे तो देखा बिरादरी के सामने विस्तृत और सुसज्जित प्रांगण में बिजली के कुमकुमे अपना प्रकाश फैला रहे हैं। मध्य में एक हौज है। हौज में संगमरमर की परी के सिर पर फव्वारा, फव्वारे की फुहारे रंगीन कुमकुमों से रंजित होकर ऐसी मालूम होती थी मानो इंद्रधनुष पिघलकर ऊपर से बरस रहा है। हौज के चारों ओर मेजें लगी हुई थी। मेजों पर सफेद मेज पोश, ऊपर सुंदर गुलदस्ते। प्रवीण को देखते ही राजा साहब ने स्वागत किया। आइए आइए। अब की हंस आपके लेख देखकर दिल फड़क उठा। मैं तो चकित हो गया। मालूम ही न था कि इस नगर में आप जैसे रत्न भी छिपे हुए हैं।
फिर उपस्थित सज्जनों से उनका परिचय देने लगे। आपने महाशय प्रवीण का नाम तो सुना होगा, वह आप ही हैं। क्या माधुर्य है, क्या ओज है, क्या भाव है, क्या भाषा है, क्या सूझ है, क्या चमत्कार है, क्या प्रवाह है कि वाह वाह, मेरी तो आत्मा जैसे नृत्य करने लगती है। एक सज्जन ने, जो अंग्रेजी सूट में थे, प्रवीण की ऐसी निगाह से देखा मानो वह चिड़ियाघर के कोई जीव हो और बोले, आपने अंग्रेजी के कवियों का भी अध्ययन किया है? बायरन, शेली, कीट्स आदि? प्रवीण ने रुखाई से जवाब दिया, जी हाँ, थोड़ा बहुत देखा तो है। आप उन कवियों में से किसी की रचनाओं का अनुवाद कर दे तो आज हिंदी भाषा की अमर सेवा करे। प्रवीण ने अपने को बायरन, शैली आदि से जो भर भी कम न समझते थे। वह अंग्रेजी के कवि थे। उनकी भाषा शैली, विषय व्यंजना सभी अंग्रेजों की रुचि के अनुकूल था। उनका अनुवाद करना वह अपने लिए गौरव की बात न समझते थे। उसी तरह जैसे वे उनकी रचनाओं का अनुवाद करना अपने लिए गौरव की वस्तु न समझते थे, बोले, हमारे वहाँ आत्मदर्शन का अभी इतना अभाव नहीं है कि हम विदेशी कवियों से भिक्षा मांगे। मेरा विचार है कि कम से कम इस विषय में भारत अब भी पश्चिम को कुछ सिखा सकता है। यह अनर्गल बात थी। अंग्रेजी के भक्त महाशय ने प्रवीण को पागल समझा। राजा साहब ने प्रवीण को ऐसी आंखों से देखा जो कह रही थी, जरा मौका महल देखकर बातें करो, और बोले, अंग्रेजी साहित्य का क्या पूछना, कविता में तो वह अपना जोड़ नहीं रखता। अंग्रेजी के भक्त महाशय ने प्रवीण को सगर्व नेत्रों से देखा, और हमारे कवियों ने अभी तक कविता का अर्थ ही नहीं समझा। अभी तक वियोग और नख सीख को कविता का आधार बनाए हुए हैं। प्रवीण ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया, मेरा विचार है कि आपने वर्तमान कवियों का अध्ययन नहीं किया, या किया तो उतरी आंखों से नहीं किया। राजा साहब ने अब प्रवीण का जवान बंद कर देने का निश्चय किया। आप मिस्टर परांजपे हैं प्रवीण जी, आपके लेखे अंग्रेजी पत्रों में छपते हैं और बड़े आदर की दृष्टि से देखे जाते हैं। उसका आशय था कि अब आप न बहकिए। प्रवीण समझ गए। परांजपे के सामने उन्हें नीचा देखना पड़ा। विदेशी वेशभूषा और भाषा का यह भक्त जाति द्रोही होकर भी इतना सम्मान पाए, यह उनके लिए असहनीय था, पर क्या करते। उसी भेष के एक दूसरे सज्जन आए। राजा साहब ने तपाक से उनका अभिवादन किया। आइए डॉक्टर साहब, कैसे मिजाज हैं? डॉक्टर साहब ने राजा साहब से हाथ मिलाया और कुछ फिर प्रवीण की ओर जिज्ञासा भरी आंखों से देखकर पूछा, आपकी तारीफ? राजा साहब ने प्रवीण का परिचय दिया। आप महाशय प्रवीण हैं। आप भाषा के अच्छे कवि और लेखक हैं। डॉक्टर साहब ने एक खास अंदाज से कहा, अच्छा आप कवि हैं? और बिना कुछ पूछे आगे बढ़ गए। फिर उसी वेश में एक और महाशय पधारे। यह नामी बैरिस्टर थे। राजा साहब ने उनसे भी प्रवीण का परिचय कराया। उन्होंने भी उसी अंदाज में कहा, अच्छा आप कवि हैं, और आगे बढ़ गए। यही अभिनय कई बार हुआ और हर बार प्रवीण को यही दाद मिली, अच्छा आप कवि हैं। यह वाक्य हर बार प्रवीण के हृदय पर एक नया आघात करता था। उसके नीचे जो भाव था उसे प्रवीण खूब समझते थे। उसका सीधा साधा आशय यह था कि तुम अपने ख्याली पुलाव पकाते हो, पकाओ, यहाँ तुम्हारे क्या प्रयोजन है? तुम्हारा इतना साहस कि तुम इस सभ्य समाज में बेधड़क आओ। प्रवीण मन ही मन अपने ऊपर झुंझला रहे थे। निमंत्रण पाकर उन्होंने अपने को धन्य माना था।
पर यहाँ आकर उनका जितना अपमान हो रहा था, उसके देखते तो वह संतोष की कुटिया स्वर्ग थी। उन्होंने अपने मन को धिक्कारा। तुम जैसे सम्मान के लोभियों का यह दंड है। अब तो आंखें खुली। तुम कितने सम्मान के पात्र हो। तुम इस सामर्थ्य संसार में किसी के काम नहीं आ सकते। वकील बैरिस्टर तुम्हारा सम्मान क्या करें। तुम उनके मुवक्किल नहीं हो सकते, न उन्हें तुम्हारे द्वारा कोई मुकदमा पाने का आशा है। डॉक्टर या हकीम तुम्हारा सम्मान क्यों करें। उन्हें तुम्हारे घर के बिना फीस आने की इच्छा नहीं। तुम लिखने के लिए बने हो, लिख जाओ बस, और संसार में तुम्हारा कोई प्रयोजन नहीं। सहसा लोगों में हलचल पड़ गई। आज के प्रधान अतिथि का आगमन हुआ। यह महाशय हाई कोर्ट के जज नियुक्त हुए थे। इसी उपलक्ष्य में यह जलसा हो रहा था। राजा साहब ने लपक कर जल्द हाथ मिलाया और आकर प्रवीण जी से बोले, आप अपनी कविता तो लिख ही लाए होंगे। प्रवीण ने कहा, मैंने कोई कविता नहीं लिखी है। सच? तब तो आपने गजब ही कर दिया। अरे भले आदमी, अब से कोई चीज लिख डालो, 2 ही 4 पंक्तियां हो जाए बस। ऐसे अवसर पर एक कविता का पढ़ा जाना लाजिम है। मैं इतनी जल्दी कोई चीज नहीं लिख सकता। मैंने व्यर्थ ही इतने आदमियों से आपका परिचय कराया, बिल्कुल व्यर्थ। अरे भाई जान, किसी प्राचीन कवि की कोई चीज सुना दीजिए, यहाँ कौन जानता है। जी नहीं, क्षमा कीजिएगा, मैं भाट नहीं हूँ, न कथक हूँ। यह कहते हुए प्रवीण जी तुरंत वहां से चल दिए। घर पहुंचे तो उनका चेहरा खिला हुआ था। सुमित्रा ने प्रसन्न होकर पूछा, इतनी जल्दी कैसे आ गए। मेरी वहां कोई जरूरत न थी। चलो, चेहरा खिला हुआ है, खूब सम्मान हुआ होगा। हाँ, सम्मान तो जैसी आशा न थी वैसा हुआ। खुश बहुत हो इसी से कि आज मुझे हमेशा के लिए सबक मिल गया। मैं दीपक हूँ और जलने के लिए बना हूँ। आज मैं इस तत्व को भूल गया था। ईश्वर ने मुझे ज्यादा बहकने न दिया। मेरी यह कुटिया ही मेरे लिए स्वर्ग है। मैं आज यह तत्व पा गया कि साहित्य सेवा पूरी तपस्या है। जय हिंद, जय भारत। अगली कहानी में आपसे मिलते हैं।